राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। इससे पहले के पार्ट 1 में मैं आपके लिए संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भाग होते हैं उसे लेकर आई थी। उसमें मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमने जाना था। आज मैं पार्ट 2 में संधि के जो 2 भेद और हैं, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, उसके बारे में आपको बताऊंगी। जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है और उससे पहले की वीडियो भी नहीं देखी है, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर किया है, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। और जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का पार्ट 2। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो संधि बनती है उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहा जाता है। कुछ विसर्ग हिंदी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे देखिए अतः, पुनः, प्रायः आदि। इसमें विसर्ग संधि बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो उन्हें हम जानेंगे। पहला नियम है, विसर्ग के बाद यदि क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। देखिए, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, क, ख, प और फ हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता, अर्थात विसर्ग वैसा का ही वैसा वहाँ पर लगाया जाता है। जैसे प्रातः, धन, काल, क्या बनेगा यहाँ पर? प्रातः काल, क्योंकि क्या है, विसर्ग के बाद क्या आया है? क। अंतः, धन, करण, तो ये बनेगा अंतःकरण। तीसरा उदाहरण देखिए, अधः, धन, पतन, ये बनेगा अधः पतन। दूसरा नियम देखिए विसर्ग संधि का, यदि विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। आप ध्यान रखिए, विसर्ग के बाद यदि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए या फिर य, र, ल, व और ह आए तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ओ की मात्रा में। यहाँ पर हम इसे कुछ उदाहरण से जानेंगे। जैसे देखिए, तपः, धन, भूमि, इसमें क्या होगा? विसर्ग के बाद देखिए भ आया हुआ है, जो कि विसर्ग किस में बदलेगा संधि होने के बाद? ओ, यानी कि तपोभूमि। दूसरा है मनः, धन, रथ, ये किस में बदलेगा? मनोरथ। मनः, धन, हर, क्या बनेगा संधि होने के बाद? मनोहर। चौथा उदाहरण है मनः, धन, योग, क्या बनेगा? मनोयोग। इसका तीसरा नियम देखिए, विसर्ग के बाद यदि च, छ और श आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। श अर्थात ये कौन सा श है? ये है तालव्य श। कौन सा श है ये? तालव्य श। तो देखिए इसमें उदाहरण, निह, धन, छल, तो इसमें जो विसर्ग है वो तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है, निश्चल। और दूसरा उदाहरण है धूधन, चरित्र, तो क्या बनेगा इसमें? दुष्चरित्र। अगला जो नियम है देखिए विसर्ग का, विसर्ग के बाद यदि क, ख, ट, ठ, प और फ आए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसके उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पर। निह, धन, प्राण, तो ये किस में बदलेगा? निष्प्राण। दूसरा उदाहरण है निह, धन, फल, तो आएगा निष्फल। दूह, धन, काल बराबर दुष्काल। और चौथा उदाहरण है निह, धन, ठुर बराबर निष्ठुर। अभी हमने यहाँ पर नियम में क्या जाना कि विसर्ग के बाद यदि क्या आए? प, फ, देखिए क, ठ, ख आए तो जो विसर्ग है वो संधि होने के बाद किसमें?
मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए 5वें नंबर का नियम है, विसर्ग के बाद यदि त, थ, स आए तो विसर्ग किसमें दंती स में बदल जाता है। इसमें भी आप देखिए उदाहरण, दुह धन तर बराबर दुस्तर, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है तो। नमः धन ते बराबर क्या हुआ नमस्ते, विसर्ग किस में बदल गया दंती सौ में। देखिए निह धन तेज बराबर निस्तेज। और अगला जो उदाहरण है वो है दुह धन साहस बराबर क्या बनेगा दुस्साहस। 6ठे नंबर का हमारा विसर्ग का नियम है। देखिए विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद यदि अ आ से अलग कोई भी स्वर आए, अ आ से अलग कोई भी स्वर आए या फिर य र ल व अंतस्थ व्यंजन है ये, इनके अलावा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है र अर्थात रेफ की मात्रा में वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसे जरा हम उदाहरण से जानेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर निह धन धन बराबर क्या बना, यहाँ पर विसर्ग किस में रेफ में परिवर्तित हुआ निर्धन। दूसरा उदाहरण है दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग। और तीसरा देखिए आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। अगला नियम देखिए 7वें नंबर का है विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग के बाद छ और र आ जाए तो क्या होता है विसर्ग वहाँ से हट जाता है, अर्थात उसका लोप हो जाता है। जैसे अनुह धन छेद, यहाँ पर देखिए छ आया है विसर्ग के बाद तो इसमें विसर्ग हट जाएगा और वो किस में बदल जाएगा चौ, अनुच्छेद। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर विसर्ग हटा है तो विसर्ग हटने के बाद यहाँ पर निह धन रोग देखिए निरोग, यहाँ पर विसर्ग क्या हो गया इसका लोप हो गया। अगला देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के साथ साथ व्यंजन या फिर स्वर का यदि मेल हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहा जाता है। यदि व्यंजन प्लस व्यंजन या फिर व्यंजन प्लस स्वर मिलेंगे तो कौन सी संधि बनेगी, वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि के भी यहाँ पर कुछ नियम हैं, हम उन नियम से ही जानेंगे कि व्यंजन संधि में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यदि पहला वर्ण आता है किसी वर्ग का तो वो किस में बदल जाता है वो तीसरे वर्ण में। यानी कि जैसे क आया, क क्या है क वर्ग का पहला वर्ण है तो ये क किस में बदलेगा तीसरे वर्ण में, यानी कि गौ में वो परिवर्तित हो जाएगा। अगर चौ यानी कि चौ भी पहला वर्ण है तो वो किस में बदलेगा जौ में। इसे चलिए कुछ उदाहरण से जानते हैं हम। जैसे क का गौ हो जाना, यदि जैसे दिक धन अंबर है तो इसमें जो परिवर्तन होगा संधि बनने के बाद ये बनेगा क किस में बदलेगा गौ में, तो शब्द बनेगा दिगंबर। इसी तरह से यदि दिक धन गज है तो क बदलेगा किस में गौ में, तो ये बनेगा दिग्गज। दूसरा है देखिए चौ का जौ में होना, यदि जैसे अच है प्लस अंत तो चौ किस में बदलेगा जौ में, तो ये बनेगा अजंत। टौ का डौ होना, जैसे षट धन आनन है तो टौ किस में बदलेगा डौ में और शब्द बनेगा षडानन। अगला देखिए इसमें एक और है उदाहरण, तौ का दौ होना, जैसे जगत धन ईश है तो ये बनेगा जगदीश, क्योंकि तौ का परिवर्तन किस में हुआ ये दौ में बदल गया। उसी तरह से देखिए सत धन आचार है तो ये बनेगा सदाचार, इसमें पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। दूसरा नियम देखिए व्यंजन संधि में, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा
या फिर य र ल व हो, य र व हो तो उसके स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। इसे हम दोबारा देखते हैं। देखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर यानी कि पहले वर्ण के बाद यदि तीसरा और चौथा वर्ण या फिर य र व हो तो वो किस में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं तीसरे वर्ण में। जैसे इसको हम उदाहरण से देखेंगे। उत्धन घाटन, इसमें देखिए ये बनेगा उद्घाटन। इसमें देखिए दूसरा उदाहरण है भगवत धन गीता, तो ये है भगवत गीता में परिवर्तित हो गया। उत्धन गम, ये बनेगा उद्गम। और इसमें देखिए जो तो है वो कौन से वर्ण का है? ये है तीसरे वर्ण का। किस में है ये? ये क्या है? तीसरे वर्ण का है ना। और ये किस में बदला? ये बना, यहाँ पर इसमें तीसरा वर्ण ही परिवर्तित होके आता है, इसीलिए उत्धन घाटन बराबर उद्घाटन। यहाँ पर देखिए तो क्या है, हम इसे दोबारा से समझ लेते हैं। तो क्या है? पहले वर्ण का है ये, तो ये बदल के किस में आया है? तीसरे वर्ण में। और इसी तरह से भगवत में तो देखिए ये भी क्या है? पहले वर्ण का है, तो वर्ग का पहला वर्ण है, तो ये परिवर्तित होके यहाँ पे दो यानी कि तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है। इसी तरह से तो उत में जो तो है ये भी पहले वर्ण का तो है, तो ये भी यहाँ पे दो अर्थात तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि नियम कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर य र व हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण वो परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नियम देखिए इसमें, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण देखिए न म आए तो वह उस वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। जैसे क का अंग हो जाना, क्योंकि क वर्ग में जो 5 वर्ण है वो क्या है? क ख ग घ और अंग। तो जो क है वो किस में बदल जाएगा? अंगों में। जैसे वाक है प्लस मय है, तो क किस में बदलेगा? अंगों में, वांग मय। इसे पढ़ेंगे हम वांगमय। दूसरा है तो का न हो जाना है, क्योंकि तो वर्ग का ही न वर्ण है, तो थ द ध न, तो बदल जाएगा न में। जैसे उत धन मत है तो ये आ जाएगा उन्मत में, क्योंकि जो न है वो तो वर्ग का ही है, तो किस में परिवर्तित होगा? न में। तीसरा देखिए प का म हो जाना, प फ ब भ म, तो अंतिम वर्ण में ये बदल रहा है, तो ये बन जाएगा अप प्लस मय। देखिए उदाहरण है, तो ये है अम्मय। तीसरा इसका नियम है व्यंजन संधि का नियम। देखिए, यदि छ के पहले कोई ह्रस्व स्वर या फिर आ आए तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है? चौ जुड़ जाता है। और ह्रस्व स्वर आपको पता है अ, ई, उ और क्या होते हैं? री। अगर ये आए या फिर आ आए तो छ के पहले क्या जुड़ जाता है? चौ। जैसे परिधन छेद है और इसमें देखिए र में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई, अर्थात ये क्या है? एक ह्रस्व स्वर है, तो इसमें छ के स्थान पर क्या हो जाता है? आधा चौ, तो ये बन जाएगा परिच्छेद। इसी तरह से वि धन छेद, तो व में किसकी मात्रा लगी हुई है? ह्रस्व स्वर की, तो ये बनेगा विच्छेद। इसी तरह से आ धन छादत किस में परिवर्तित होगा? आच्छादत। अगला देखिए तो संबंधी इसमें नियम है। तो के बाद
यदि च और छ आए तो वो किस में बदल जाता है? च। तो प्लस तो के बाद क्या आ जाए? टौ ठौ आ जाए तो वो बदल जाएगा ट। तो के बाद यदि ड आए तो वो बदल जाएगा ड। तो के बाद यदि ल आता है तो वो परिवर्तित हो जाएगा ल में। आगे देखिए, यदि तो के बाद ज और झ आए तो वो परिवर्तित हो जाएगा ज में। अब एक बार हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उत्धनचारण है तो देखिए यहाँ पर जो तो है वो किस में परिवर्तित हो गया? च में। उत्धनचारण बराबर उच्चारण, क्योंकि तो यहाँ पर च में बदल गया है। और सतधन छात्र में तो किस में परिवर्तित होगा? च में, तो ये बन जाएगा सच्छात्र। सतधन जन में देखिए तो परिवर्तित होकर किस में बदलेगा? ज में, सज्जन। उत्धन ज्वल में ये तो बदलकर ज में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पर शब्द बनेगा उज्ज्वल। अगला है उत्धनडयन है कि इसमें क्या बनेगा? तो किस में परिवर्तित होगा? ड में, तो उड्डयन। अगला है उत्धनलास, तो किस में परिवर्तित होगा? ल में, तो शब्द बनेगा उल्लास। अगला 5वें नंबर का ये नियम है न संबंधी नियम। इसमें री, र और श आने के बाद यदि न हो तो वो किस में बदल जाता है? ण में। जैसे चर धन न, देखिए र के बाद क्या आया है? यहाँ पर न आया है। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि यदि र है और र के बाद न आए तो वो किस में बदल जाता है? ण में, जैसे चरण। इसी तरह से परिधन नाम है तो र आया है यहाँ पर देखिए, और इसके बाद न है तो यहाँ पर बनेगा शब्द परिणाम। जो न है वो परिवर्तित होगा ण में। इसी तरह से तृष धन ना है तो तृष्णा ये शब्द बनेगा, और री धन न है तो यहाँ पर बनेगा ऋण, क्योंकि जो न है वो किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ पर ण में। अगला जो नियम है वो देखिए, 6ठे नंबर का नियम है ये म संबंधी नियम। इसमें क्या है कि म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन मतलब क से प वर्ग तक के सभी व्यंजन आए तो जो म है, म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण है सम धन कलन। ये देखिए क वर्ग का है, क आया है, तो ये जो म है हलंत, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये अनुस्वार संकलन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सम धन चय है तो ये च वर्ग का च है, तो म किस में परिवर्तित हो जाएगा? अनुस्वार, तो बन जाएगा शब्द संचय। अगला नियम देखिए, यदि म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह हो तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए सम प्लस सार, अभी मैंने बताया कि देखिए स ये आया हुआ है म के बाद, तो ये किस में? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाएगा शब्द संसार। दूसरा है सम धन योग। देखिए इसमें य आया हुआ है तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा संयोग। समधन विधान, अगर आपस में संधि होगी तो इसमें शब्द बनेगा संविधान। आशा है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मैं कल आपके लिए संधि से संबंधित कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।